नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस पुस्तक पर। इस पुस्तक का नाम है द पैट्रियार्क्स, हाउ मैन केम टू रूल बाय एंजेला सैनी। ये एक साइंस राइटर हैं। पुस्तक 699 रुपये की है और प्रकाशन है harpercollins.com.co.in। हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित है ये पुस्तक। तो एंजेला सैनी कौन है? एंजेला सैनी कौन है? ये एक साइंस राइटर हैं। ये साइंस के विषय में लिखती रही हैं। अब इस पुस्तक को की समीक्षा करने से पहले मैं आपको कुछ शब्दों का अर्थ ज़रूर बता दूं ताकि आप समझ पाएँ। पैट्रियार्क्स या पैट्रियार्की, इसका अर्थ होता है पिता की सत्ता या पुरुष की सत्ता। और पैट्रीलिनियल, इसका मतलब ये होता है कि वंश किसकी तरफ से माना जाता है। तो पैट्रीलिनियल में पिता की तरफ से वंश माना जाता है। जैसे हम जो गोत्र है, जो सरनेम है, वो अपने पिता का ग्रहण करते हैं। हम अपने पिता की संतान पहले माने जाते हैं, माता की बाद में। हमारे सभी तरह के कानूनी दस्तावेज़ों में हमारे पिता का नाम लिखा होता है। तो पिता के नाम से पुत्र को जाने जाना या पुत्र पुत्री दोनों को जाने जाना, ये है पैट्रियार्की। पैट्रीलिनियल मतलब उससे वंश को, पिता से वंश को जानना। पैट्रियार्की पिता की ही सत्ता मानना। और पैट्रीलोकल का मतलब है कि कोई स्त्री विवाह करके अपने पति के घर में जाती है, उसके घर में रहती है और अपने पति और उसके परिवार के साथ, अपने पति के परिवार के साथ रहती है। इसे पैट्रीलोकलिटी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है मानव सभ्यता के इतिहास का अध्ययन करना। सोशियोलॉजी का मतलब है समाज में क्या हो रहा है, समाज का अध्ययन करना। और आर्कियोलॉजी का अर्थ पड़ता है पुरातत्व का अध्ययन करना, मतलब पुरानी चीज़ों को, पुरानी इमारतों को, पुरानी जगहों को खोद करके उनके बारे में, प्राचीन लोगों के बारे में पता करना। तो किसी भी पुस्तक को जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि उसकी विषय वस्तु है क्या। तो पहले ही पेज पर बताया गया है कि पैट्रियार्क्स मतलब पुरुषों की सत्ता। हाउ मैन केम टू रूल, कैसे आए आदमी शासन करने में। तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास में एंजेला सैनी जो हैं वो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट से मिली, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट से मिली, बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ें लिखने वाले, बोलने वाले उनसे मिली और हिस्टोरिकल साइट्स पर गई, आर्कियोलॉजिस्ट से भी मिली। और तब जाकर उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर निकालने की कोशिश की, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रही हैं। तो इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, एक जेंडर की दूसरे जेंडर पे हुकूमत कैसे हुई। हम अपने आसपास देखते हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं तो पुरुषों की ही सत्ता है, उन्हीं का बोलबाला है, उन्हीं के नाम से परिवारों को जाना जा रहा है। महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती है, इनहेरिटेंस, यानी उन्हें पिता की संपत्ति नहीं मिलती है, पुत्र को ही अधिकतर पिता की संपत्ति मिलती है। जबकि अधिकतर देशों में ऐसा कानून है, जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, कि पुत्री को भी संपत्ति में हिस्सा दिया जाए। लेकिन समाज के तौर पर हम जानते हैं कि पुत्रियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपना संपत्ति में हिस्सा छोड़ ही दें, जाने ही दें, और पुत्रों को ही वो संपत्ति मिलती है। तो ये कैसे हुआ और कैसे, क्या मानव सभ्यता हमेशा से ही ऐसी थी? इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हुए ये पुस्तक लिखी गई है। और जो है 1900, ये पैट्रियार्की जो है इसके, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हो गया या अचानक हो गया, या बायोलॉजिकली पुरुष ऐसे बने हैं कि उन्हें महिलाओं के ऊपर शासन जो है करना है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो अध्ययनों से पता चला कि बार बार ये कहा जाता है कि चिंपैंजीज में भी पुरुष का शासन होता है, जो जेंडर मेल होता है उसका शासन होता है। लेकिन एक जो जिसका कि डीएनए मनुष्य से बहुत ज़्यादा मिलता है, बबून में महिला का शासन होता है। और वैसे भी देखा जाए तो जो नेचुरल फैमिली है वो महिला और बच्चे होते हैं, पिता कोई नेचुरल फैमिली है नहीं। किसी भी जानवर को आप देखें तो नेचुरल फैमिली में जो है महिला और बच्चे आते हैं। तो ये हुआ कैसे, इसका बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अध्ययन किया है। और बार बार पैट्रियार्की जो है खुद को री इस्टेब्लिश करने का प्रयास करती है, मतलब पितृसत्तात्मक समाज को बनाए रखने के लिए लगातार देश और समाज प्रयत्न करता रहता है। इसे लागू रखने में, इसे बनाए रखने में महिलाओं का भी योगदान होता है, क्योंकि महिलाएं भी उसी तरह की सोशल कंडीशनिंग के साथ बड़ी हुई हैं। तो कानून के बारे में बताया गया है कि 1976 में केरला की विधानसभा ने एक कानून पारित किया, जिससे वहाँ के
मैट्रिलिनी यानी कि जो माता की सत्ता थी, मैट्रियार्की थी, उसको समाप्त कर दिया गया। तो देखिए कानून बनाकर कैसे जो है नेचुरली जो लोग मैट्रिलिनी में विश्वास कर रहे थे उनको उसको ख़त्म कर दिया गया। और ये बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं कि 2017 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ज़बरदस्ती करवाई गई अरेंज मैरिजेस को भी मॉडर्न स्लेवरी करार दिया। मतलब आधुनिक काल में ये एक गुलामी है। 2021 में जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आया, जैसे ही एक रिलीजियस ग्रुप पावर में आता है, सबसे पहले वो महिलाओं की शिक्षा और काम करने के अधिकार का जो है खंडन कर देता है और उस पर प्रतिबंध लगा देता है। और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने 1973 का एक कानून रो वर्सेस वेड का को जो है ख़त्म कर दिया और महिलाओं का जो अधिकार है, जो उन्हें अबॉर्शन का अधिकार था, उसे खत्म कर दिया। 2022 में माशा अमीनी जो कि ईरान में मारी गई, वहाँ की मॉरल पुलिस के द्वारा जो है उसके बाद जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में भयंकर प्रोटेस्ट हुए। तो ये क्या क्या घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कि जहाँ पर बताया गया है कि पैट्रियार्की को बार बार इस्टेब्लिश करने की स्टेट द्वारा कितनी कोशिश होती है। तो ये जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स है कि एक जेंडर को आप ऑप्रेस रखना चाहते हैं और दूसरे जेंडर को आप बढ़ाकर रखना चाहते हैं, ये सेक्सुअल पॉलिटिक्स दुनिया के सभी देशों में पाई जाती है। चाहे वह अबॉर्शन के अधिकार का खंडन करना हो, चाहे सत्ता प्राप्त होते ही अफगानिस्तान द्वारा जो है महिलाओं की शिक्षा और काम करने के अधिकार का खंडन कर देना हो, या फिर 1976 में केरला की विधानसभा द्वारा वहाँ की मैट्रिलिनियल यानी कि माता के नाम से जो है जाने जाएंगे बच्चे और माता को यानी माँ से बेटी को संपत्ति मिलेगी, इस तरह की परंपरा को निषेध करार दे देना। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाती हैं कि स्टेट कैसे पैट्रियार्की को री इस्टेब्लिश करता रहता है और लोकल ट्राइबल कल्चर्स को भी कुचलता रहता है, या मॉडर्न डे में आज के समय में पुराने समय के ख्यालात को थोपता है ताकि महिलाओं को उन्हीं के घरों में बंधक बनाया जा सके और उन्हें केवल एक बेबी मेकिंग मशीन्स बनाया जा सके या फिर एक डोमेस्टिक स्लेव घरेलू गुलाम बनाया जा सके। तो हो सकता है कि कई बार महिलाओं का जो दमन है वो उनके घर से शुरू ना हुआ हो, लेकिन खत्म उनके घर पर ही होता है, क्योंकि कई बार पूरा समाज ही इस तरह का होता है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है हम बहुत सारे समय से जब ऐसे समाज में रहते हैं तो हमें लगता है कि यही सत्य है, ऐसा ही होना चाहिए, पर ऐसा सच नहीं है। तो इस किताब में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि ये बताया गया कि 1776 में जब अमेरिका की आज़ादी की घोषणा हुई तो उसमें जो 3 महत्वपूर्ण पुरुष थे जिन्हें फाउंडिंग फादर्स कहा जाता है, जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन और जॉन एडम्स थे। उसमें थॉमस जेफरसन का मानना था कि आज़ादी का मतलब महिलाओं के लिए अलग है या महिलाओं को केवल पुरुषों की सेवा ही करनी चाहिए, ऐसा मानने वाले थे। तो जो लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी इस तरह की बातें कह के भी सत्ता में आए थे, उनका भी यही मानना था। आपको पता होगा कि जो अमेरिका है वहाँ पे असल में ट्राइबल लोग रहते थे जो अपने आप को इंडियंस कहते थे या उन्हें इंडियंस कहा गया, वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन थी वो। तो नेटिव पॉपुलेशन पे जब यूरोपियन लोगों ने आक्रमण किया, अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, तो अंग्रेज़ों ने ये माना कि वो सभ्य हैं। अंग्रेज़ ये सोचते थे कि पूरी दुनिया में सभ्यता का सूरज वो लेकर चल रहे हैं, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का, वहाँ की महिलाएं, जो ट्राइबल महिलाएं हैं, वो संपत्ति ओन करती हैं, उनके नाम पर संपत्ति है, वो महत्वपूर्ण फैसले लेने में जो हैं आगे रहती हैं। और जबकि गांव के सबसे बड़े पुरुष को नहीं, सबसे बड़ी महिला को जो है मुखिया माना जाता है। जब ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी तो उन्होंने इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया, जो किसी तरह का नेगोशिएशन था, यानी कि लेन देन या बातचीत करनी है ट्राइबल्स के साथ, तो उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि हम केवल पुरुष से ही बात करेंगे। तो उनकी इस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि जो है वहाँ का लोकल कल्चर जो है वो धीरे धीरे तब्दील होना खत्म हुआ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव सभ्यता का जो अध्ययन करते हैं, वो उन लोगों का मानना है कि सत्तात्मक समाज एग्रीकल्चर के आने के समय से आया। जैसे ही एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी शुरू हुई
उससे पहले जो है मैट्रिलिनियली ना हो सके तो बहुत ही खुलापन था कि जो है जो भी आपस में प्रेम करते हैं साथ में रह सकें और जब चाहे अलग हो सकें, और कोई फिक्स सिस्टम नहीं था। लेकिन जब ये मैं, मेरा, मेरा पुत्र, मेरी ज़मीन, ये इस तरह की भावना आई, या अपनी भूमि का अधिकार अपने पुत्रों को देने की इच्छा हुई, और तब महिलाओं को एज अ प्रॉपर्टी माना जाने लगा कि वो भी हमारी प्रॉपर्टी हैं। और उन महिलाओं से केवल दो ही काम लिए जाते थे, या तो घरेलू काम यानी डोमेस्टिक स्लेवरी, या फिर रिप्रोडक्शन। तो पैट्रियार्की असल में जो महिलाओं की सेक्सुअल फ्रीडम है उसका इंस्लेवमेंट है, उसको गुलाम बनाती है। इसलिए प्योरिटी कल्चर या वर्जिनिटी कल्चर जो है पूरी दुनिया में पाया जाता है। अभी इस प्योरिटी कल्चर की बात ये भी है कि जब बाहर से किसी पुरुष का हमला होता है या पुरुषों का हमला होता है, तो उन महिलाओं को जो है उनकी बायोलॉजिकल फैमिली रिजेक्ट कर देती है। जैसे साल 2014 में बोको हरम नाम के एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन ने कुछ महिलाओं को, कुछ बच्चियों को उठा लिया था। तो उन बच्चियों को जब सेनाओं ने, यूनाइटेड नेशंस के लोगों ने आज़ाद भी करा दिया, तो भी उन्होंने वापस अपने घरों में जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्योरिटी कल्चर की वजह से हमें अपने घरों में कभी स्वीकार ही नहीं किया जाएगा, तो अब हम वहाँ नहीं जा सकते, अब हमें यहीं रहना होगा। तो ये जो गुलामी है, इसी के बारे में बताया गया है कि कैसे जो है गुलामी जो है इसका चीज़ें बनती चली गई। अच्छा, इसमें जो है बहुत सारे लोगों का ऐसे चर्चा की गई है, बहुत सारे लोगों का नाम बताया गया है कि मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ भारत के केरला में सन 1976 तक थी। बाद में विधानसभा ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन आज भी केरला के नायर लोग जो हैं इसको मानते हैं। इसमें होता क्या है कि जो महिला होती है वो अपने घर छोड़कर कहीं नहीं जाती, अलग अलग पुरुष उसके पास आते हैं और वो जो है संतान उत्पन्न कर सकती है। उस घर पर उसका और उसके भाई का अधिकार होता है, तो वो अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाती और उसकी समाज में बहुत इज्जत होती है। और माता के द्वारा ही पुत्र को जो है माता के द्वारा पुत्रियों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। ऐसा ही कुछ मेघालय की खासी कम्युनिटी में है। मेघालय की खासी कम्युनिटी में माता द्वारा पुत्रियों को प्रॉपर्टी जाती है, पुत्र को नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का हिस्सा परिवार की सबसे छोटी बेटी को मिलता है, क्योंकि सबसे छोटी बेटी पर यह जिम्मेदारी आती है कि वो अपनी माता का और अपने पिता का ख्याल रखेगी। पुत्र का क्या होता है? पुत्र वैसे ही शादी करके दूसरे घर में जाता है जैसे कि महिलाएं जाती हैं। तो इन कम्युनिटीज़ में, चाहे केरला की नायर कम्युनिटी हो या मेघालय की खासी कम्युनिटी हो, इसमें जब मॉडर्न लोगों से या आज के लोगों से जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं उनसे इनकी मेल मुलाकात हुई, तो इन्होंने पाया कि ये जो मैट्रिलिनियल सिस्टम है इसमें तो हम नुकसान में हैं। इसमें माना गया है कि खासी समुदाय के जो पुरुष हैं वो इस बात के कि पूरी दुनिया में पुरुषों का अधिकार है और यहाँ पर हमारा इतना अधिकार नहीं है, इस बात से दुखी होकर ड्रग्स की चपेट में, शराब के नशे में या इस तरह की आदतों में जाने लगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम कभी कहीं था ही नहीं, ये सिस्टम है, लेकिन दूसरों को देखकर जो है कल्चर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो है खासी जो महिलाएं हैं, लेकिन उनका क्या समाज में स्टेटस था, वो खुले आम जो है तलाक दे सकती थी, उनको जज नहीं किया जाता था जैसे पुरुषों को जज नहीं किया जाता है। आमतौर पर समाज में वो तलाक लेते ही तुरंत दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन तलाकशुदा महिलाएं अक्सर दूसरा विवाह नहीं करती हैं। तो इस तरह से, और तलाक को एक टैबू माना जाता है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं। तो अब जो है ये जो चीज़ें हैं ये इसी तरह से इन्होंने बताई कि कैसे धीरे धीरे करके वो हुआ। अब इसमें फ्रेडरिक एंजल्स नाम के एक व्यक्ति का जिक्र है जिसने ये महिलाओं के घरेलू जीवन को एक घरेलू गुलामी करार दिया, और उसने कहा कि जो डोमेस्टिक स्लेवरी है, जो घरेलू कामकाज का सारा बोझ महिला पर डाल देना, वो एक तरह की स्लेवरी है, वो एक तरह का जेंडर्ड ऑपरेशन है, और ये एक मॉडर्न डे स्लेवरी है। असल में जो पुरानी सभ्यताएं थी वो क्या करती थी, एक दूसरे पर हमला करती थी, और हमले में ज़मीन लेना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, क्योंकि ज़मीन बहुतायत में होती थी। मुख्य उद्देश्य हमला करने का महिलाओं पर कब्जा करना था, क्योंकि महिलाओं पर कब्जा करके महिलाओं से अपने घरेलू कामकाज कराए जा सकते हैं, अपनी सेवा कराई जा सकती है, और महिलाओं को इम्प्रेग्नेट करके, मतलब उनके द्वारा बच्चे पैदा करके अपनी लोकल ट्राइबल कम्युनिटी को जो है सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज़ से हमले की आशंका थी। दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अलावा जानवरों से भी हमले की जो है आशंका थी। तो इस तरह से समाज बना है कि महिलाओं का मुख्य उद्देश्य घरेलू कामकाज करना, या घर में एक जो पुरुष है उसके और उसके
परिवार के आसपास ही सारा काम करना, उनकी सेवा में लगे रहना और उसका परिवार बढ़ाने की काम करना। तो मुख्य तौर पर ये भी माना जाता है, कुछ हिस्टोरियंस ने ये भी माना कि सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया, जिसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये इस तरह के इलाकों से जो हैं पुरुषों की टोलियां, जवान पुरुषों की टोलियां जो हैं यूरोप में आई, एशिया में आई और उन्होंने वहाँ की लोकल महिलाओं पर हमला किया और उन महिलाओं के पतियों को और पिता को मार डाला और वहाँ पर उनको कब्जा करके उनसे संबंध बना के ये जो है ये सिस्टम क्रिएट किया, ये पैट्रियार्की का सिस्टम क्रिएट किया। और जैसे जो है मंगोलिया को कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया में मंगोलिया पड़ता है, लेकिन मंगोलिया में उस हद तक पैट्रियार्की नहीं थी। जब यहाँ से लोग बाहर गए तो उन्होंने ज़्यादा इसको, क्योंकि वो हमलावर थे, तो ज़्यादा इसको इस्टेब्लिश किया। जैसे मंगोलियन औरतों का भी समाज में अच्छा योगदान था, उनको भी बराबर इज्जत दी जाती थी। लेकिन चंगेज़ खान जब दुनिया भर में हमला करता हुआ घूम रहा था तो उसके और उसके सिपाहियों ने जहाँ जहाँ वो गए वहाँ वहाँ पर जो है महिलाओं पर और बच्चों पर हमला किया और उन्हें गुलाम बनाया। तो ये जो गुलामी है इसका जो है ज़्यादातर इसका इस गुलामी के सिस्टम से ही समाज बना है। तो अनपेड डोमेस्टिक लेबर मतलब ऐसा काम जिसके पैसे नहीं दिए जाते, उसी के ज़रिए महिलाओं को गुलाम बनाया जाता है। तो महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार ना होना, महिलाओं का विशेषता पुरुष और उसके परिवार पर पूरी तरह से निर्भर होकर ताउम्र उनकी सेवा करते रहना, यही असल में पैट्रियार्की है। और इस पैट्रियार्की को क्या कभी कोई ख़त्म कर पाया, क्या कभी कोई चुनौती दे पाया? तो असल में बहुत सारी ऐसी कोशिशें हुई जिससे चुनौती दी गई। जैसे जब सोशलिज्म आया, कोल्ड वॉर के समय जब सोशलिज्म आया तो रशिया में ऐसी कोशिश की गई कि हम जो है पिता की सत्ता को ख़त्म करेंगे और महिला और पुरुष को बराबर का अधिकार देंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया और वो सिस्टम ये था कि घरेलू कामकाज को सोशलाइज कर दिया जाए, मतलब उसे सामाजिक बना दिया जाए। तो उन्होंने कैंटीन्स का व्यवस्था पूरी देश में की कि बहुत सारी कैंटीन्स हो जहाँ पर लोग खा सकें। उन्होंने जो क्रचेस होते हैं, छोटे बच्चों को पालन करने वाले हैं, उनको सोशलाइज कर दिया, मतलब सामाजिक और कॉलोनी के स्तर पर क्रचेस थे जिनमें काम करने वाली महिलाओं को रोजगार भी मिलता था, उनको पैसे भी मिलते थे और वो दूसरों के बच्चों को रख सकती थी वहाँ पे। और ये महिलाएं जिनके बच्चे वहाँ पर रखे गए हैं, ये काम करने के लिए फ्री हो गई। डोमेस्टिक लेबर को सोशलाइज किया जा सकता है, ये सबसे पहले जो है रशियन इकोनॉमी, जो कि कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों से प्रभावित थी, उन्होंने शुरू किया। तो डोमेस्टिक लेबर को सोशलाइज करने के लिए उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए और उनकी देखा देखी जो है अमेरिका और यूरोप में भी ये इन्वेंशंस होने लगे। जैसे कपड़े धोने से मुक्ति के लिए मास स्केल लॉन्ड्रीज बनाना, लॉन्ड्री सिस्टम बनाना ताकि कपड़े धोए जा सकें, रेडीमेड डिनर्स या लंचेस तैयार करना। तो जब सोशलिज्म टूटा, जब रशिया का विघटन हुआ, तब बहुत सारे लोग जो बाहर के लोगों के संपर्क में आए, तब उन्हें पता चला कि जो है क्या महिलाएं घर में डिनर भी बनाती हैं, हमें तो पैकेट्स मिलते हैं। तो इस तरह के पैकेट्स मिलते थे कि उन्हें जो है गर्म करने के लिए डालो और वो तैयार हैं। तो घरेलू कामकाज से मुक्ति जो है महिलाओं के उत्थान में बहुत योगदान दे पाई। और रशियन समाज में और सेंट्रल एशिया में जहाँ जहाँ सोवियत संघ का राज था, वहाँ वहाँ महिलाओं को पुरुषों की काफ़ी बराबरी मिल सकी। सोवियत संघ ने महिला को सबसे पहले जो है अंतरिक्ष में भेजने की भी जो है बात की थी और वो शायद भेजा भी था। इस पुस्तक में पढ़ेंगे तो आप अच्छे से जानेंगे। लेकिन ये है कि लोकल पैट्रियार्कीज को, यानी कि आमतौर पर जो पैट्रियार्की है, जो प्रजासत्तात्मक समाज है, वो इतना गहन किया हुआ है कि पूरी तरह से लोगों की सोच से वो नहीं निकाल सके। जैसे कि सोवियत के समय में महिलाएं बहुत भारी मात्रा में डॉक्टर्स होती थी, लेकिन सर्जरी, जो कि एक डॉक्टर का भी एक नेक्स्ट लेवल है कि सर्जन ज़्यादातर पुरुष ही होते थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन क्या सोवियत संघ से जो कुछ था वो बाकी की दुनिया ने नहीं लिया? वेलफेयर स्कीम्स हो, चाइल्ड वेलफेयर हो, मैटरनिटी लीव्स हो, पेंशन का सिस्टम हो, सोशलिज्म का सिस्टम हो, यूनिवर्सल हेल्थ केयर का सिस्टम हो, कैंटीन्स बनाने का सिस्टम हो कॉलेज में, ये सारा कुछ आइडिया जो है उनसे लिया गया। तो डोमेस्टिक स्लेवरी, घरेलू गुलामी से आज़ादी महिलाओं को उस समय मिल पाई और देखा देखी जो है अमेरिकन महिलाएं भी इससे आज़ाद हो पाई। अब एक महिला थी क्रिस्टन गॉर्से, इसमें जिक्र है उनका। उन्होंने ये अध्ययन किया कि सोवियत संघ में महिलाओं को जो सेक्स है वो ज़्यादा बेटर मिलता था, क्योंकि वो फाइनेंशियली जो है
पुरुषों पर डिपेंडेंट नहीं थी, आम तौर पर आसानी से डिवोर्स के लॉज बहुत आसान थे। वो चाहते तो एक दूसरे को तलाक देके जिसे पसंद करते हैं उसके पास जाके रह सकते थे। तो इस वजह से दे हैड बेटर सेक्स। उस महिला को ये लगा ही नहीं था, ये उसने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी, ये उसने काफ़ी महिलाओं से बातचीत करके रिसर्च पेपर निकाला था। उस महिला को ये पता ही नहीं था कि उसे इतनी हेटरेड मिलेगी, तो उसे डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स मिले थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर उस थ्योरी को सही माना जाए तो जैसे ही फाइनेंशियल लिबर्टी, फाइनेंशियल फ्रीडम हाथ में आती है, महिलाओं को बेटर सेक्स भी मिलता है। अब जो है कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे मैंने जिक्र किया कि सेंट्रल एशिया से लोग आए और हर जगह फैल गए, और ग्रेट हिस्टोरिकल डिफीट ऑफ फीमेल जेंडर, ऐसा माना गया कि उन्होंने जो है हिस्टोरिकली जो वहाँ की मैट्रियार्कीज थी, जहाँ पे देवियों की पूजा होती थी, चाहे वो एथिना हो या आईएस हो, इस तरह की बहुत सारी देवियाँ थी, उनकी पूजा होती थी, उस चीज़ को भी खंडित कर दिया और एक देवता की ही पूजा को उन्होंने महत्व दिया जो कि पुरुष हो। लेकिन जहाँ पे भी देवियों की पूजा होती है वो सोसाइटीज़ ज़्यादा पैट्रियार्कल होती हैं, क्योंकि जहाँ पर देवी की पूजा होती है वहाँ पे देवी का उस रूप को बहुत पूजा जाता है, या तो वो देवी जो है बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग है, और एक रिप्रोडक्शन का प्रतीक है, यानी माँ का प्रतीक है, यानी जो माँ बनेगी या जो माँ है। तो इस तरह से जो माँ को महिमा मंडित करना जो है विशेष तौर पर पैट्रियार्की का ही लक्षण है। तो इस तरह से जो बहुत सारे फिगरीन्स होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजी कभी भी सही सवाल का जवाब नहीं देती, सही नहीं देती। आर्कियोलॉजी क्या बताती है कि आपको एक चीज़ दे देती है, उस चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका खुद का इंटरप्रिटेशन, वो आपको समझना होता है। जैसे एक छोटी गुड़िया कहीं पे मिली जो कि एक तख्त पे बैठी हुई है, एक सिंहासन पे बैठी हुई है, तो आप उसे खेलने की मामूली गुड़िया समझोगे या ये समझोगे 500 साल बाद आज से कि वो महिला का एक अच्छा स्थान बताती है। तो इस तरह के अंदाजों से जो है मानव सभ्यता का इतिहास लिखा गया है। तो इस तरह से जो है पैट्रियार्की लगातार बनी रही, और तो इसमें बहुत सारी फेमिनिस्ट थ्योरीज का जिक्र है, बहुत सारे फेमिनिज्म को प्रमोट करने वालों का जिक्र है। हाँ, अभी ये जो है इसमें फेमिसाइड का भी जिक्र है कि कैसे बेटी होने को अच्छा नहीं माना जाता था, और पूरी दुनिया भर में कई जगह पे बेटी को और इंटरसेक्स चिल्ड्रन को, यानी कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ऐसे बच्चों को ख़त्म भी किया जाता था। और ये तो भारत में भी आप जानते हैं कि फीमेल जेनोसाइड चलता ही आ रहा है। तभी तो जो है हमारे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड पे प्रतिबंध लगाया गया था ताकि फेमिसाइड ना हो सके, बच्चों की हत्या ना कर सकें। फॉइटिसाइड यानी कि पेट के अंदर जो छोटा है, अभी बना नहीं है, उसका लिंग की जांच करके उसकी हत्या ना हो सके। तो ये भी पैट्रियार्की की वजह से दुनिया भर में फेमिसाइड और फीमेल फॉइटिसाइड भी बहुत हुए हैं, इसका भी इस पुस्तक में जिक्र है। अच्छा, पैट्रियार्की को रीइस्टेब्लिश करने में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी महिलाओं के जन अंगों को काट देना। इस प्रक्रिया पर यूनाइटेड नेशंस ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इथोपिया की महिलाओं को जब ये कहा गया कि नहीं इस पे प्रतिबंध है, आप मत करा करो, तो उसमें से एक लड़की चीखने लगी, इसमें वर्णन है इस घटना का, और कहने लगी कि अगर हमारी माएँ हमें नहीं काटेंगी तो हम खुद को काट लेंगी। तो पैट्रियार्की विशेष तौर पर एक महिला की सेक्सुअल फ्रीडम को कर्ब करने का ही नाम है, ताकि सही तौर पर ये पता लग सके कि कौन किसका पुत्र है। असल में माता का पता सबको होता है। जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो हमेशा मैट्रिलिनियल इसलिए होती थी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उनके पास कोई तरीका नहीं था ये पता लगाने का कि पिता कौन है। इसलिए ऐसा किया गया कि महिलाओं की सेक्सुअल फ्रीडम को इतना ज़्यादा दबाया गया, इतना ज़्यादा रोका गया, ताकि पिता अपनी संपत्ति का अधिकार अपने पुत्र को दे सके, और वो पत्नी को भी अपनी संपत्ति ही मानता था। कई यूरोपीय देशों में और अमेरिका में भी कई लंबे समय तक, हाल ही में भी ऐसे कानून थे जिसमें एक स्त्री को अपने पिता की या अपने पति की संपत्ति ही माना जाता था। उसे अलग बैंक अकाउंट नंबर रखने का अधिकार नहीं था, उसे अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं था। फेमिनिस्ट मूवमेंट से क्या हुआ है कि ये जो अधिकार महिला को नहीं मिले हुए थे, ये धीरे धीरे जो है उसको मिलने शुरू हुए। लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है, ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है। अगर ये प्रक्रिया बंद कर दी जाती है तो इसका दुष्परिणाम ऐसा ही होता है जैसा कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के टाइम पर ईरान में हुआ। इस्लामिक रेवोल्यूशन है क्या? इस्लामिक रेवोल्यूशन ये था कि अयतुल्ला खमानी नाम का एक व्यक्ति था 1979 में, उसने ईरान की महिलाओं को ये भड़काना शुरू कर दिया कि ये जो पुरानी गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट है
ये जो है तुम्हें बहुत मॉडर्न और वेस्टर्नाइज करना चाहती है, और तुम अपनी परंपराओं से दूर जा रही हो, और तुम्हें जो है इस और मैं एक ऐसा सिस्टम लाऊंगा जिससे तुम अपनी परंपराओं के पास जा पाओगी। तो उन महिलाओं ने इस्लामिक रेवोल्यूशन के पक्ष में जो है प्रचार किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसका दुष्परिणाम क्या निकलेगा। जैसे ही उनका जो इस्लाम की सत्ता ईरान में आई, उनकी फ्रीडम, कपड़े पहनने की आज़ादी, कैसे कपड़े वो पहनेंगी, कैसे वो रहेंगी, चली गई। और वहाँ पर एक मॉरल पुलिस का गठन हुआ जो कि महिलाओं के कपड़ों पर कंट्रोल करती है कि आप सर को ढकेंगी, ऐसे रहेंगी या ऐसे नहीं रहेंगी। तो पैट्रियार्की महिलाओं के कपड़ों को, उनकी आने जाने की आज़ादी को, उनकी शिक्षा को, उनके रोजगार करने के मौक़ों को, हर चीज़ को जकड़ कर इसलिए रखती है ताकि जो है उनकी सत्ता बनी रह सके। और हर प्रकार का धर्म और मजहब कट्टरपंथी इसी की तरफ ले जाता है। और इसमें ये बात का भी वर्णन है कि नेशनलिज्म, जहाँ पे भी राष्ट्रवाद का ढिंडोरा पीटा जाएगा, वो असल में पुरुषवाद का ही ढिंडोरा है। क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पर हमेशा ये माना जाता है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल यानी कल्चरल होने की ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ पे राष्ट्रवाद होगा, वहाँ वहाँ पर उस जगह की धर्म संस्कृति का ठेका महिलाओं पर फोड़ दिया जाएगा। जैसे कि इस्लाम में इस्लामिक सभ्यता से प्रभावित ईरान और अफगानिस्तान में महिलाओं को पूरा ढककर रख दिया गया है, वैसे ही भारत में देखा गया है कि पुरुष जब वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो कोई ऐतराज़ नहीं होता, लेकिन महिलाओं पर बहुत छींटाकशी होती है जब वो पश्चिमी वस्त्र धारण करती हैं। और हमेशा सूट, साड़ी, सलवार कमीज, इस तरह के कपड़ों को ग्लैमराइज किया जाता है और कहा जाता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व है। तो संस्कृति का प्रतिनिधित्व और ट्रेडिशनल कपड़े पहनना, ये भी जो है नेशनलिज्म और पैट्रियार्की जो है साथ साथ चलते हैं। इसमें ये बताया गया है। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो बताती हैं कि किस तरह से ये कलेक्टिव एक अब्यूज़ है कि लगातार तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये थ्योरी भी कही कि महिलाएं जो हैं एक्टिवली जो हैं घर में रहना चाहती हैं। तो ये जो है हमारी समाज हमसे छुपाता है कि अनपेड डोमेस्टिक स्लेवरी से निजात पाना संभव है सोशलाइज करके, जैसा कि मैंने बताया कि क्रचेस वगैरह बनाकर। तो इस तरह की चीज़ें इसमें बताई गई हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या क्या दुनिया को दिया है ये बताया गया है। लेकिन ये समझना, देखिए, पैट्रियार्कल नेशनलिज्म क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फियरिंग वुमेन विद फॉरेन मैन अटैक। देखिए, एक राष्ट्रवाद जो कि प्रजासत्तात्मक समाज की बड़ाई के साथ चलता है, उसमें हमेशा महिलाओं को ये डर दिखाया जाता है कि कोई बाहर का पुरुष आकर तुम पर हमला कर देगा, कोई ऐसा पुरुष आकर तुम पर हमला कर देगा जो कि तुम्हारे धर्म और संस्कृति का नहीं है। यही जो थ्योरी है बार बार पेश की जाती है कि जैसे हिंदू महिलाओं को ये कहा जाए कि मुसलमान पुरुष हमला कर देंगे, या मुसलमान महिलाओं को ये कहा जाए कि हिंदू पुरुष हमला कर देंगे। और ये सारा सिस्टम असल में होता क्या है कि महिलाओं को डरा कर रखना या उन्हें डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स के साथ ही बड़ा करना, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें महिलाओं को फाइनेंशियली और इमोशनली इस तरह से डिपेंडेंट बनाए रखने की कोशिश होती हैं कि वो सेक्सुअल फ्रीडम ना पा सकें और जो है एक पुरुष और उसके परिवार की सेवा में ही जीवन बिता दें। तो नेशनलिज्म इज दिस वे स्पन इनटू अ टॉक्सिक मिक्स विद जीनोफोबिया एंड पैट्रियार्की। तो राष्ट्रवाद जो है असल में पैट्रियार्की का ही एक फॉर्म है। तो इस तरह से जो महिलाएं हैं वो भी जो है पैट्रियार्की को प्रमोट करती हैं जब वो अपनी पूरा जीवन एक दुख में बिताने के बावजूद अपनी पुत्रियों को शादी की तरफ धकेलती हैं। तो अच्छा, अब इसमें बताया गया है कि ये जो पैट्रियार्की का सिस्टम है, पैट्री लोकेलिटी इसमें शामिल है। इसका क्या होता है कि इस वजह से जो है महिलाएं सिस्टरहुड यानी अपनी बहनापे से वंचित रह जाती हैं। वो निकल जाती हैं अपने घर से और एक आदमी के घर में शिफ्ट हो जाती हैं जिसका पूरा परिवार वहाँ पर है, तो वो अपने परिवार के सहयोग से वंचित हो जाती हैं और इस तरह से उस महिला को अकेला कर दिया जाता है। तो बर्डन ऑफ ट्रेडिशन ऑलवेज ऑन वुमेन शोल्डर। तो पैट्रियार्की में जो ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं, उनका बोझ केवल महिलाओं के सर पर होता है। इसमें किर्गिस्तान देश का जिक्र है। जैसे ही वो सोवियत संघ से आज़ाद हुआ, किर्गिस्तान अपनी पुरानी परंपराओं की तरफ जाने लगा, जिसमें से एक परंपरा थी कि जो महिला है उसको फैमिली में से उसको ज़बरदस्ती उठाकर लेके आया जाएगा और शादी की जाएगी।
तो देखिए इस तरह की परंपराएं इस बात का द्योतक हैं कि आमतौर पर महिलाओं को उठाकर ही शादी की जाती थी, यानी कि उनका अपहरण ही होता था और उन्हें फिर अपने परिवार के लिए घरेलू गुलाम बनाया जाता था। तो रिलीजन जो है बेसिकली पैट्रियार्की, मिसोजिनी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। मिसोजिनी का मतलब होता है महिलाओं से घृणा करना। तो इस तरह से इसमें जो चीज़ें दी गई हैं कि असल में ये हुआ क्या है, ये बल के, ताकत के माध्यम से जो है गुलाम बनाने की प्रक्रिया से ही शुरू हुआ है और उसी से ऐसा हुआ है कि महिलाओं की रिप्रोडक्टिव राइट्स को, यानी कि वो कितने बच्चे पैदा करेंगी, कब करेंगी, उनकी सेक्सुअल फ्रीडम को कर्व करके उन्हें एक डोमेस्टिक स्लेव, घरेलू गुलाम बनाया गया है। और ये जो चीज़ें हैं इनके बीच में सतत संघर्ष चलता रहता है। तो डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट गिव्स पैट्रियार्की इट्स पावर। मतलब बंटवारा एक ऐसी चीज़ है जिससे पैट्रियार्की को ताकत मिलती है। एक बेटी को अपने परिवार से अलग कर देना और उस बेटी को अपने घर की बहू बना के रख लेना और उस घर में सबसे बुरी स्थिति उसकी दे देना। तो एक पैट्रियार्कल बार्गेन शब्द का प्रयोग किया गया है। पैट्रियार्कल बार्गेन की थ्योरी भी इसमें किसी ने दी है, एक राइटर हैं जिनको मैंने हाईलाइट भी किया था, लेकिन बुक बहुत बड़ी है इसलिए कहीं छूट गया। तो पैट्रियार्कल बार्गेन का मतलब ये है कि महिला जीवन भर पुरुष और उसके परिवार की सेवा में लगी रहती है और उसे ये आश्वासन होता है, एक अघोषित आश्वासन होता है कि जब वो बड़ी होकर सास बनेगी तो उसकी स्थिति उस घर में मजबूत बनेगी। ये एक पैट्रियार्कल बार्गेन है। इस लालच में जो वो है जीवन भर जुल्म सहती रहती है और जब उसको ताकत मिलती है तो वो अपनी बहू को अब्यूज करती है। अब्यूज्ड बिकम्स अब्यूजर, मतलब जो पीड़ित है वो खुद ही पीड़ा पहुंचाने वाला बन जाता है इस पैट्रियार्कल बार्गेनिंग सिस्टम में। तो पैट्रियार्कल बार्गेन ही एक वजह है जिसके लिए महिलाएं जो हैं आगे जाके जो है पैट्रियार्की को प्रमोट करती हैं और इसी में लगी रहती हैं। तो पैट्रियार्की एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें महिलाओं की स्थिति जो है पुरुषों से नीचे है और क्या इसे बदला नहीं जा सकता। इसमें कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ये बदल जाता है। जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी से चाइना में क्या हुआ कि वन चाइल्ड पॉलिसी से जो है महिलाएं ये डिमांड करने लगी, क्योंकि बच्चे कम होने लगे तो महिलाएं ये डिमांड करने लगी कि पुरुष जो है उनके माता पिता के पास शिफ्ट हुए ताकि वो अपने माता पिता का ध्यान रख सकें, क्योंकि एक ही संतान होती थी, एक बेटा किसी के पास है तो किसी के पास एक बेटी, तो उस बेटी की जो है महत्व इसमें बढ़ गई। लेकिन इसमें बढ़ गई और वो बार्गेनिंग पावर्स उसके पास आ गई। लेकिन ये भी सच है कि चाइना में बहुत सारे हजारों लाखों बच्चियां मार दी गई क्योंकि एक ही संतान की इजाजत थी, तो उन्होंने बेटी को मार देना उचित समझा और जेंडर बैलेंस वहां पर खराब हो गया फीमेल फॉइटिसाइड और फीमेल इन्फेटिसाइड की वजह से। और इस वजह से जो अब महिलाएं हैं उनमें से कुछ को ये फायदा हो सकता है कि वो मैट्रिलिनियन समाज की तरफ अपने पति को लेकर आए, खींच के आए और डाउरी को उल्टा करें यानी रिवर्स करें। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता। तो पुरुष कैसे सत्ता में आए, कैसे महिलाओं पर उन्होंने शासन किया, इसी के बारे में ये है और कैसे वो शासन बरकरार रखा जाता है। इसका इलाज भी बताया गया है कि किसी भी जेंडर को एक दूसरे के ऊपर शासन करना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना ये समाज के हित में नहीं है और इसको ठीक करने के लिए महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है और उनको एक ऐसे परिवार से आज़ाद करना भी बहुत ज़रूरी है जो पूरी तरह से किसी और का हो। जैसे महिला जो है पुरुष के घर में शिफ्ट होती है और उसके पूरे परिवार का ध्यान रखती है, महिला और पुरुष दोनों ही अपना घर में छोड़े और अपना परिवार बनाए, तो इससे भी फर्क पड़ता है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि डोमेस्टिक जो काम है, जो घरेलू कामकाज है, उसका सोशलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, महिला और पुरुष के बीच में उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अनपेड डोमेस्टिक लेबर का और उसका सोशलाइजेशन, मतलब उसको ऐसे किया जाए कि समाज में बांट के किया जा सकता है, जैसे क्रचेस हैं या जो लॉन्ड्री सर्विसेज हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये समीक्षा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।